पुराने समय में एक गांव था। उस गांव का नाम खड़ा रहो मैं आता हूँ। बहुत ही अजीबोगरीब नाम रखा हुआ था। पूर्वजों ने आते जाते राहगीर कई बार धोखा भी खा चुके थे। एक बार दो भाई रोजगार की खोज में शहर जा रहे थे, तो दोनों ने एक आदमी से पूछ लिया कि भैया, इस गांव का क्या नाम है। तो बताने वाला बताया कि खड़ा रहो मैं आता हूँ। अब तो दोनों भाई सोचने लगे कि यह आदमी शायद किसी विशेष वजह से काम में व्यस्त है, इसीलिए हमें खड़ा रहने के लिए बोल गया है। तो चलो थोड़ा देर इंतजार कर ही लेते हैं। परंतु काफी देर के बाद भी जब वह आदमी वापस नहीं आया, तो दोनों ने सोचा कि चलो किसी दूसरे से पूछ लेते हैं। वह आदमी भी यही जवाब देकर चला गया, तो दोनों सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि बड़ा ही अजूबा गांव है और लोग भी अजूबे ही हैं। गांव का नाम बताने के लिए भी किसी के पास फुर्सत नहीं है। दोनों वहां से यही सोचकर आगे बढ़ गए कि छोड़ो इस गांव को, कुछ भी नाम हो, हमें क्या लेना देना है। वह आगे बढ़ते हुए दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां पर एक आदमी गेहूं का ओसावन कर रहा था, तो दोनों ने पूछ लिया कि भाई, इस गांव का क्या नाम है। तो उसने भी बताया कि खड़ा रहो मैं आता हूँ। दोनों नाराज हुए कि हम आपसे गांव का नाम पूछ रहे हैं। तो वह आदमी बोला, अरे भाई, हम गांव का नाम ही बता रहे हैं। शायद तुम दोनों पिछले गांव में भी मूर्ख बने होंगे, जब लोगों ने बताया होगा कि खड़ा रहो मैं आता हूँ। दरअसल वह गांव का नाम ही है। दोनों बोले, हाँ भाई, आपने ठीक कहा, हम तो भावुक हो गए थे। यह कैसा गांव का नाम है। वह आदमी बोला, अरे भाई, अबे का देखत हो और आगे जाओगे तो उल्टा पुल्टा नाम वाला गांव मिलेगा। तब तुम लोग इस उलझन में मत फंस जाना। अब बैठो, पानी पीकर ही जाना। एक बात बताओ कि तुम लोगों का गांव कहाँ पड़ेगा और तुम लोग का नाम क्या है। तब दोनों ने बताया कि हम चंपकपुर के रहने वाले हैं। गांव में हमें कोई काम धंधा नहीं मिल पा रहा था, तो हम अब शहर जा रहे हैं। सुना है शहर में बहुत ही काम मिल जाता है, पैसा भी गांव की अपेक्षा ज़्यादा मिल जाता है। हाँ, आपने हमारा नाम भी पूछा है तो हम बता देते हैं कि बड़े भाई का नाम महातिम और छोटे का नाम सहातिन है। अब मत कहना कि अपना नाम नहीं बताया। अब हम चलते हैं। वह आदमी बोला, अरे चले जाना, हम तुम्हें रोक थोड़े ही रहे हैं, मगर शहर जा रहे हो तो मेरी दो सीख लेते जाओ, बड़ी मौके पर काम आएगा। तब महातिम बोला, बता दो भैया, हम नए नए आदमी हैं, शहर जा रहे हैं, तो आपकी बताई बात शायद हमारे काम आ ही जाए। तो उस आदमी ने बताया कि शहर में बड़ी ही चमक धमक रहती है, जो जबरदस्ती की तरह होती है। उसमें कभी उलझना नहीं और बड़े बूढ़े कोई बात कहे तो उसे टालना भी नहीं। महातिम बोला, ठीक है भैया, हम तुम्हारी बात को गांठ बांध लेते हैं और उसका ख्याल रखेंगे। दोनों शहर के लिए चल दिए। पुराना जमाना था तो दोनों भाई पैदल ही चल रहे थे। रास्ते में एक ठग और एक ठगनी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, जो दोनों आपस में भाई बहन थे। दोनों का घर खड़ा रहो मैं आता हूँ गांव में ही था, परंतु गांव से काफी दूर जाकर ठगी किया करते थे। उन्हें ठगी के बहुत सारे तौर तरीके पता थे, तो आते जाते राहगीरों को ठग लिया करते थे। भाई का नाम निरंजन था तथा बहन का नाम चंपा था। दोनों ने ठगी को अपना पेशा बना लिया था। ठग भाई की उम्र को 30 के आसपास थी, जबकि बहन बिल्कुल ही छोटी थी। उसकी उम्र मात्र अभी 16 साल ही थी। जब उसने दो लोगों को गांव से शहर को जाते देखा तो भाई से बोली, भैया, दो शिकारी चले आ रहे हैं,
चलो हम इनका शिकार करें। निरंजन बोला, बहन अभी तुम ठगी में कच्ची हो। शहर के तरफ जाने वाले मजदूरों के पास कोई माल नहीं होता है। यह दोनों कोई व्यापारी या सेठ नहीं है। हाँ, जब यह शहर से लौटेंगे तो हमारी किस्मत ने साथ दिया तो हम इन्हें जरूर लूटेंगे, और उनकी किस्मत ने साथ दिया तो हमसे बच जाएंगे। तो दोनों भाई शहर में काम की तलाश में चले गए। परंतु बड़ा शहर जिसमें बड़े बड़े महल, बड़े बड़े सेठ और साहूकार को देखकर दोनों दंग हो गए। दिन भर काम ढूंढते हुए और रात को खुले आसमान में सो जाते थे। 2-3 दिन तक जब उन्हें काम नहीं मिला तो काफी निराश हो गए। अब सोच लिया कि हमें अब कोई काम नहीं मिलने वाला है, कल अपने गांव को लौट चलेंगे। वह टहलते हुए चले जा रहे थे कि उन्हें एक बाग में एक आदमी मिला जो कि फूलों की सिंचाई और गुड़ाई कर रहा था। वह काफी बुढ़ा आदमी था। उसने कपड़े भी ठीक ढंग के पहने नहीं थे। बड़ी कठिनाई से काम किए जा रहा था। तो महातिम ने देखा कि एक बुढ़ा आदमी शायद इस फुलवारी का माली है, इससे काम नहीं हो पा रहा है, फिर भी पेट के खातिर परिश्रम कर रहा है। तो उसको दया आ गई। वह भाई से बोला, हमें तो इस शहर में कोई काम तो मिलेगा ही नहीं, परंतु आते जाते इस बुढ़े माली का कोई मदद कर देते हैं। दोनों ने बुढ़े से कहा, दादा थोड़ी सांस तो ले लो, आपकी अब उम्र हो चली है, थोड़ी देर आराम कर लो, हम आपका काम किए देते हैं। बुढ़ा बोला, अरे नहीं, रहने दो, तुम काम के बदले पैसा मांगोगे। महातिम बोला, वाह बाबा, अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है। शायद आप कभी गांव नहीं गए हैं। हम गांव में बड़े बुजुर्गों का काम मुफ्त में कर देते हैं और बदले में वे हमें ढेर सारा आशीर्वाद भी दे देते हैं। हम आपका काम कर दे रहे हैं, आप भी हमें आशीर्वाद दे देना। दोनों ने बूढ़े का काम 1 घंटे में पूरा कर दिया और बोले, बाबा अब हमें आशीर्वाद दे दो, हम चलते हैं। बुढ़ा बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ पैसे भी तो नहीं है कि मैं तुम दोनों को दूं, और खाने के लिए भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भूखा हूँ। महातिम बोला, कोई बात नहीं बाबा, हम कोई लालच बस आपका काम नहीं किए थे, बस आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफ़ी है, आप दे दीजिए, हम अब घर लौट जाएंगे। इस शहर में हमारे लायक कोई काम नहीं मिला। इस शहर से तो हमारा गांव ठीक ही है, जहां भोजन की कोई कमी नहीं है। बुढ़ा बोला, तो तुम लोग काम नहीं मिलने की वजह से गांव लौट रहे हो? महातिम बोला, जी बाबा। फिर बुढ़ा बोला, तो तुम मेरी मानो तो गांव मत जाओ, यहाँ से थोड़ी दूर पर सेठ कुल्लू राम का बड़ा सा गोदाम है, वही ठीक 12 बजे चले जाना, तुम्हें अवश्य ही अच्छा काम मिल जाएगा। सेठ जी को भले आदमियों की हमेशा तलाश रहती है और तुम दोनों बहुत ही भले मानस हो। हमें उम्मीद है कि सेठ जी तुम्हें देखते ही काम दे देंगे। दोनों वहाँ से चल दिए, मगर 12 बजने में अभी विलम्ब था तो गोदाम के पास ही एक पेड़ के पास ठहर गए। जब 12 बजा तो सेठ के गोदाम में पहुंच गए। वहां एक सेठ का ऑफिस था जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था। तब महातिम ने पूछ लिया, क्या आप ही कुल्लू राम सेठ हो? वह आदमी बोला, अरे नहीं, मैं तो यहाँ का नौकर हूँ, परंतु तुम दोनों लगता है कि काम की तलाश में आए हो। महातिम बोला, हाँ भैया, हम काम के तलाश में ही आए हैं, अभी भोजन का समय हुआ है, भोजन कर लो। क्या है कि सेठ जी यहाँ आए हुए लोगों को भोजन कराते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं। महातिम बोला, भैया भोजन तो हम कर ही लेंगे, परंतु हमें उसका पैसा तो नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। नौकर बोला, अरे क्या बात करते हो, अपने घर में कोई भोजन कराकर पैसा लेता है? यहाँ कोई होटल थोड़े है,
तुम इत्मीनान से भरपेट भोजन करो, फिर सेठ जी आपसे मिलेंगे और तुम्हें काम भी बता देंगे। दोनों ने खाना खा लिया। उसके बाद सेठ जी बाहर आए तो दोनों भाई हैरान हो गए। महातिम उठा, अरे वाह बाबा, आप ही बगीचे का माली भी हो और यहाँ का सेठ भी आप ही हो। पहले बताना चाहिए था कि हम माली नहीं सेठ हैं। हमारी सांसें अटकी हुई थी कि हमें काम ही मिलेगा या नहीं। सेठ बोला, तुम्हें काम मिलेगा नहीं कि मिल गया, अब बताओ कि पगार क्या लोगे। महातिम बोला, सेठ जी अब आप खुद ही समझदार आदमी हो, जो दे देंगे हम दे देंगे। दोनों अब सेठ के पास रहने लगे। अब ना तो उन्हें खाने की कोई कमी थी और ना पहनने की। समय गुजरने लगा। उनके सेठ के पास रहते हुए 2 साल व्यतीत हो गए तो सेठ ने उनके काम से खुश होकर एक मकान उपहार में दे दिया और कहने लगा कि मेरी मानो तो अपनी गांव की जमीन बेच दो, अब यहीं रहो। मेरा एक बेटा है जो दूसरे देश में रहता है, वह वहाँ का बड़ा व्यापारी बन गया है। बहू और पोते भी कभी यहाँ नहीं आते हैं। समझ लो कि यहाँ का कारोबार तुम दोनों को ही संभालना है। तो महातिम बोला कि सेठ जी हमें छुट्टी दीजिए, हम वह शुभ काम कर ही आए। सेठ ने उन्हें कुछ पैसे और खाने पीने का सामान देकर विदा कर दिया और कहने लगा कि 1 हफ्ते में हर हाल में लौट आना। सेठानी ने भी 2 संदेश उन्हें दे दिए कि चाहे कोई लाख तुम दोनों में फूट डाले, फिर भी अंधविश्वास मत पैदा करना। दोनों हमेशा अपने मन में एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखना। दोनों अपने गांव के लिए चल दिए। 2 दिन चलने के बाद वह एक स्थान पर पहुंचे जहां से जंगल शुरू होता था। उसी जंगल में निरंजन अपनी बहन के साथ डेरा जमाए हुए था। संयोगवश उसे 2 आदमी दिखाई दिए तो वह अपनी बहन को कुछ समझाया और आगे भेज दिया। वह दोनों के साथ चलने लगी। रूप की वह बहुत सुंदर थी तो सुंदर स्त्री को देखकर दोनों का दिल धड़कने लगा। तब उसे उस किसान की 2 बातें याद आई कि रास्ते में जरबेरी तो बहुत मिलेंगी परंतु उलझना नहीं। महातिम समझ गया कि जरबेरी का मतलब कोई स्त्री के चक्कर में उलझना नहीं। तभी लड़की का भाई भी आ गया और बोला, अरे भैया हौले हौले चलो, हम भी उधर ही चल रहे हैं। महातिम बोला, भैया मैं मना थोड़े ही कर रहा हूँ, यह सड़क है, इस पर तो हजारों लोग आते जाते रहते हैं, तुम भी जाओ। डर रहे हो तो मेरे साथ ही चलो। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? तो निरंजन ने बताया कि भैया मैं शहर का रहने वाला हूँ परंतु बहन की शादी के लिए गांव जा रहा हूँ। एक गांव है, खड़ा रहो, हम आते हैं। उसी गांव में हमारी मौसी रहती हैं, उसी के पास अपनी बहन को लिए जा रहे हैं। परंतु तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। महातिम बोला, हाँ हाँ निसंकोच कहिए। तब निरंजन बोला, आप शहर में नौकरी करते हो? महातिम बोला, हाँ। तो आप क्यों ना मेरी बहन से विवाह कर लो। इतनी बात सुनकर महातिम के दिल में गुदगुदी होने लगी। उन्हें बिना मेहनत के सुंदर और बहुत ही कम उम्र की पत्नी मिल रही थी तो वह बोला, अरे भाई नेकी और पूछ मैं तैयार हूँ, बोलो मुझे क्या करना होगा। निरंजन बोला, करना क्या है, इस बहन को साथ लेते जाओ और घर जाकर विवाह कर लेना। मेरे को कुछ पैसे और खाने का सामान रखे हो तो दे दो, शहर लौट जाऊंगा। महातिम ने उसे खाने का सामान और 10 सोने के सिक्के दे दिए। दोनों भाई स्त्री को लेकर आगे चल दिए। निरंजन वहां से पीछे लौट गया मगर उसे लौटना थोड़े ही था। वह तो थोड़ी दूरी पर जाकर छुपकर इनके पीछे पीछे आने लगा था। इधर लड़की भी गुल खिलाकर भाग जाना चाहती थी तो वह भी महातिम से बोली, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जा रहा है,
जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महातिम बोला, सहातिम तुम इसके साथ यहीं पर रहो, मैं कोई पानी का जुगाड़ करके देखता हूँ। महातिम बोला, नहीं भैया, आप यहीं रहो, मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या है कि स्त्रियों के साथ रहने में मुझे शर्म सी आती है। महातिम बोले, शर्माती क्यों हो? यह लड़की घर पहुंचते ही तुम्हारी भाभी बन जाएगी। सहातिम बोला, ठीक है, जाओ मगर जल्दी आना। महातिम के जाते ही वह स्त्री बोली, देखो तुम्हारा भाई विवाह के लिए पागल हुए जा रहा है। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम किसे पसंद करती हो। मैं उस अधेड़ आदमी से तो शादी हरगिज नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारा भाई यहाँ आए और बवाल करे, चलो हम भाग चले। सहातिम बोला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें भाई पसंद नहीं था तो पहले भाई से ही बोल देना चाहिए था, परंतु अब उसके जाने के बाद कह रही हो। मुझे तो तुम कोई भली स्त्री नहीं लगती हो, पल पल अपना विचार बदल रही हो। स्त्री बोली, देखो तुम मेरी बात मान जाओ, जब तक वह बुढ़ा यहाँ आए हमारे साथ भाग लो। सहातिम बोला, मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता हूँ। स्त्री बोली, तुम दिल से बतलाओ कि मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं। सहातिम बोला, तुम मुझे पहले बहुत पसंद थी, मगर भाई को चुन लेने के बाद मेरी पसंद नहीं हो। स्त्री ने फिर समझाया कि अभी मेरा विवाह तुम्हारे भाई से नहीं हुआ है, अतः अभी हम अपना विचार बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। सहातिम बोला, मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाला नहीं। तब तक महातिम आ गया। स्त्री उसे देखते ही चिल्लाने लगी कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। इतना सुनते ही महातिम का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा, मगर तुरंत ही उस किसान की बात याद आ गई कि बुजुर्ग की बात मान लेना, अर्थात सेठानी ने चलते वक्त कहा था कि कभी किसी के कहने से एक दूसरे पर अंधविश्वास मत करना और एक दूसरे के लिए कुछ त्याग करना पड़े तो तुरंत ही कर देना। वह स्त्री से बोला, भाई ने तुम्हें छेड़कर कोई गलती नहीं की, तुम्हें मुझ उम्रदराज आदमी की पत्नी बनने से बचा लिया है। तुम्हारी और उसकी उम्र बराबर है, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। सहातिम बोला, नहीं भैया, मैं इस स्त्री से विवाह नहीं कर सकता हूँ, यह चालबाज स्त्री है। महातिम बोला, चुप रहो, अपनी पत्नी के विषय में ऐसा नहीं बोलते हैं। अरे यह अभी कच्चा मिट्टी है, हम जिस सांचे में ढालेंगे ढल जाएगी, हमें इसको नया जीवन देना है। यह रास्ता भटक गई है, इसका भाई इसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। स्त्री बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात में नहीं आने वाली हूँ। जिस तुम्हारे भाई ने मुझे छेड़ा है उसके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ। महातिम बोला, अरे तो क्या विवाह शीशा में मिटवाने के लिए किया जाता है? अरे विवाह के बाद तो पति पत्नी एक हो जाते हैं, फिर छेड़छाड़ से शर्माना क्या? अब और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे छोटे भाई की पत्नी हो और अब तुम मेरी बहन के समान हो। तो बड़े भाई होने के नाते तुम्हें बता रहा हूँ कि पुरुष यदि 1000 गलती करे फिर भी उसमें दोष नहीं लगता, जबकि स्त्री एक बार लूट जाती है तो जिंदगी भर के लिए बदनाम हो जाती है। तुम्हारा भाई अवश्य ही कोई ठग है और तुम्हें मुहरा बनाकर किसी भी पुरुष को सौंप दे रहा है। अगर किसी पुरुष ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया तो उसका भी तुम्हारा भाई लाभ उठाएगा। एक भाई का काम है कि बहन का विवाह कर दे और उसका घर बसा दे, जबकि तुम्हारा भाई अपनी जेब गर्म कर रहा है। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है कि भाई के साथ ठगी कर उल्टा बनकर रहना पसंद करोगी या भाई की पत्नी बनकर इज्जत के साथ शहर में रहकर रानी की तरह रहना चाहोगी या फिर अपने भाई के साथ ठगी करना पसंद करोगी।
क्या तुम्हें अपने भाई के साथ राहजनी करने में जरा भी शर्म नहीं लगती? तुम एक स्त्री हो, स्त्री को तुम घर से बाहर कदम भी नहीं रखने चाहिए। जैसा तुम उस भाई के लिए कर रही हो जिसके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। मान लो कि तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ घंटों के लिए मेरे हवाले कर दिया है और हम तुम्हारे साथ जाति कर दे तो तुम्हारा भाई क्या तुम्हारी इज्जत लौटा देगा? स्त्री की आंखें खुल चुकी थीं। वह बोली, बड़े भाई माफ करना, मैं यह काम कोई शौक से नहीं कर रही हूँ। मेरा भाई कोई अपना सगा भाई नहीं है बल्कि सौतेला है। जब उसकी बात का विरोध करती हूँ तो जान से मारने की धमकी देता है और मार भी सकता है। मैं डर से वही करती हूँ जो वह कहता है। भगवान का शुक्र है कि मेरी इज्जत अब तक लुटने से बची हुई है। अब आप ही मेरे भाई से मुझे बचाइए, उसके चंगुल से निकाल लीजिए। मैं अभी आप सबको धोखा देकर उसके पास नहीं पहुंचूंगी तो कुछ ही देर में पुनः आएगा। अब बतलाइए अब आगे क्या करना है? महातिम बोला, उसकी हर बात सुनती जाओ मगर करो मन की। हम अब तुम्हारे ऊपर उसकी प्रेत छाया नहीं पड़ने देंगे। थोड़ी देर के बाद निरंजन पुनः वापस आ गया और कहने लगा, पहुना, मैं अपनी बहन से कुछ जरूरी बात करने आया हूँ, फिर लौट जाऊंगा। महातिम बोला, हाँ हाँ, शौक से बातें कर लो, तुम्हारी बहन है, अब तुमसे दूर हो रही है तो भाई का फर्ज तो बनता ही है कि उसे कुछ अच्छा गुण सिखा दे। निरंजन ने अपनी बहन को कान में समझाया कि दोनों बहुत ही मालदार आदमी हैं और हमारे गांव के 2-4 कोस की दूरी के किसी गांव से आए हुए हैं। तुम इनके साथ इनके घर चली जाओ और 2-4 दिन साथ रहकर इनको विश्वास में लेकर फिर किसी दिन रात में धन पर हाथ साफ कर अपने घर भाग आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो उसकी बहन बोली, परंतु इनके साथ इनके घर जाकर रही और या मुझे अपनी पत्नी मानकर कुछ जाति किए तो क्या होगा? निरंजन बोला, हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है कि किसी को विश्वास में लेने के लिए हर हर कंधे को अपनाने पड़ते हैं। अरे हम कोई धर्मात्मा तो नहीं है, एक ठग है और ठग की क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। हमें इन सब बातों की परवाह ना करके सिर्फ माल पर नजर रखनी चाहिए। भाई की बात सुनकर बहन चंपा का दिल बैठ गया कि इतना भी नीच कोई भाई हो सकता है जो धन के लालच में बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं कर रहा है। उसके मन में आया कि इसे अभी 2 थप्पड़ लगाकर बता दूं कि मैं अब सचमुच में सहातिन से विवाह करने जा रही हूँ। परंतु फिर विचार की कि ठग के तरह से ही जवाब मिलने चाहिए तो वह भाई से बोली, भैया चिंता मत करो, मैं पहली रात में ही इनका सारा माल लेकर भाग लूंगी। निरंजन फिर वापस लौट गया तो स्त्री ने दोनों भाई को भाई द्वारा कही बात बतला दी कि भाई अब तो निजता की सारी हदें पार कर चुका है, उसे अब मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं, उसे बस पैसा चाहिए। महातिम बोला, अरे तुम अब चिंता मत करो, अब तुम्हारी मान मर्यादा रखना हमारा काम है, हम तुम पर उस दुष्ट की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। महातिम बोला, भाई सहातिम, तुम अब हमारी बहू को यहीं से साथ लेकर शहर लौट जाओ। मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता बताता हूँ जिसमें इसका भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे बहुत ही बचकर जाना है। इधर मैं अपने गांव जाकर जमीन बेचकर फिर 1 हफ्ते में वापस लौट आऊंगा। सहातिन बोला, भैया यह स्त्री मुझे धोखा तो नहीं देगी? महातिम बोला, नहीं, इसे पागल कुत्ते ने थोड़े ही काटा है कि इज्जत की जिंदगी छोड़कर नर्क में जाएगी। यह मन की बहुत ही अच्छी है, इस पर अविश्वास मत करो, इसे लेकर शहर लौट जाओ। सहातिम उस स्त्री को लेकर चला गया। इधर महातिम अकेले ही गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसाई गांव मिल गया, वह किसान भी मिल गया जो इस बार धान की उसावन कर रहा था।
वह देखते ही पहचान गया और कहने लगा, अरे यह तो वही लड़का है जो 2 साल पहले मिला था, परंतु ये तो 2 भाई थे, आज अकेला है। तो पूछ लिया, कहो भैया कैसे हो, बहुत दिनों के बाद वापस आ रहे हो, और तुम्हारा भाई भी तो तुम्हारे साथ था, वह कहाँ है। तब महातिम ने बताया कि भाई क्या बतलाऊं, शहर से हम आ रहे थे तो दोनों जने, परंतु रास्ते में एक मुलायम बिना कांटे वाली जबरेली मिल गई तो भाई को सलाह दिया कि तुम इस जबरेली को लेकर शहर लौट जाओ। वह किसान बोला, भाई अच्छा किया जो अपने भाई को नेक सलाह दे डाला, वरना आजकल कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी अनजान स्त्री को सहारा दे सके। तुम बहुत ही भले आदमी हो जो स्त्री के प्रति अच्छे विचार रखते हो। क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ, तुम मेरी बात को मान तो लोगे ना। महातिम बोला, कहो भाई, मैं तुम्हारी बात मानकर ही तो अब तक चल रहा हूँ, तुमने मुझे लाख लाख की एक एक बात बतलाई थी। किसान बोला, देखो मैं अपनी बहन की शादी के लिए पिछले 10 वर्षों से पैसा इकट्ठा करने की सोच रहा हूँ, परंतु अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। बहन की उम्र निकली जा रही है, मगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब वह तुम्हारी ही उम्र की हो चली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ गरीब की बहन से विवाह कर लो। महातिम बोला, भाई आपने ठीक सोचा है, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूँगा, परंतु आज नहीं, आज के तीसरे दिन शहर के लिए लौटूंगा तो आपकी बहन से विवाह करके उसे साथ लिए हुए शहर लौट जाऊंगा। किसान बोला, भैया बहुत बढ़िया, तब तक मैं बहुत सारा प्रबंध भी कर दूंगा। महातिम लौट गया तथा अपनी जमीन बेचने की बात चलाई तो उसके अपने सगे चाचू बबुआ, जमीन काहे के बेचोगे, अरे जमीन ही है जो तुम्हें हमसे जोड़कर रखेगी, और फिर जमीन की कीमत भी कितनी मिलेगी, उतनी तो तुम हर महीने कमा लोगे। महातिम बोला, तुम ठीक ही कहते हो चाचा, हम जमीन नहीं बेचेंगे, बल्कि अब उसकी देखभाल आप खुद ही करो, हम उसी के वास्ते आपसे मिलने आते रहेंगे और हमारा गांव से भी लगाव बना रहेगा। 2 दिन रहकर महातिम शहर के लिए चल पड़ा। उससे पहले वह उसाई गांव गया और किसान की बहन से विवाह करके उसे साथ लेकर शहर लौट गया। जब सेठ ने देखा कि दोनों अपने लिए पत्नी भी साथ लाए हैं तो पूछ बैठा कि अरे तुम दोनों की कोई लॉटरी लग गई क्या, जो दोनों एक हफ्ते के अंदर पत्नी लेकर आ गए हो, वह भी बला की खूबसूरत लड़कियां हैं। तब महातिम ने बतलाया कि सेठ जी, दोनों किस्मत की मारी थी, मगर जिंदगी में तकदीर हर किसी की एक बार बदलती है, कोई उसका लाभ उठा लेता है, कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाता है। वक्त पर कही हुई बात और वक्त पर बरसात बहुत ही फलदायी होती है, जबकि बेवक्त कही बात और बिन मौसम बरसात संकट में डाल देती है। अब दोनों स्त्रियों की जिंदगी बदल चुकी थी, उनके दुख के दिन खत्म हो चुके थे। उधर निरंजन जब कई दिन तक इंतजार करने के बाद भी बहन वापस नहीं आई तो परेशान हो उठा। सोचने लगा कि बहन प्रेम के चक्कर में तो नहीं फंस गई, कहीं सचमुच उसने विवाह तो नहीं कर लिया। अगर उसने ऐसा कर लिया तो मेरी तो ठगी की दुकान ही बंद हो जाएगी। तो वह ढूंढता हुआ चंपापुर गया, परंतु जब उसे पता चला कि महातिम या सहातिम यहाँ नहीं रहते हैं, वह तो किसी शहर में रहते हैं, अब ठग निरंजन शहर जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे अब अपनी बहन से विश्वास उठ चुका था। उसे लग रहा था कि धोखा देकर बहन भाग गई है और शहर में कहीं मिल भी गई तो मुझे ही पिटवा देगी। जमाना ही उल्टा हो गया है, बहन भाई को ठग कर चली गई। सोचा था काम कर कर खिलाती रहेगी, मगर इश्क ने उसे निकम्मा कर दिया, वरना बहुत काम की थी। अब तो ठगी छोड़ने में ही भलाई है, दूसरे के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती।
अब निरंजन को सूखी रोटी भी नहीं मिलने वाली थी। वह उदास होकर उठा और दूसरे के खेतों में काम करने निकल पड़ा। अब उसे पिछले कुकर्मों से घृणा हो चली थी। उसे देर से ही सही समझ में आ गया था कि ठगी एक बुरी बात है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की यह कहानी जरूर बतलाइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।